चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सभी चीजें जिस मात्रा में चाहिए अगर वो हमारे भोजन में उपलब्ध है तो हम उसको बैलेंस्ड फूड बोल सकते हैं। यानी सभी पोषक तत्वों के साथ, लेकिन सभी पोषक तत्व होने के साथ साथ जिस मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए उस मात्रा में होनी चाहिए। और अगर हमारा भोजन अल्कलाइन हो तो बहुत ही बेटर है। तो देखिए, सुबह से शाम तक ज्यादातर हम एसिडिक फूड का ही इस्तेमाल करते हैं, अम्लीय भोजन हम ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा होती है। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, गैस होने की जो प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि सुबह से रात तक हम ज्यादा से ज्यादा एसिडिक फूड लेते हैं, जबकि हमारे शरीर को कैसा फूड चाहिए? अल्कलाइन फूड चाहिए। और इस धरती पे दो चीजें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या है? अल्कलाइन फूड है। फल और सब्जी क्या है? अल्कलाइन फूड है। और मेरी बातचीत से आप समझ गए होंगे कि हम सब्जी और फल का कितना इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का से इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बैलेंस्ड फूड की बात करते हैं। बैलेंस्ड मतलब मैंने बोला हर चीज, फैट जितना चाहिए उतना हम लें, प्रोटीन जितना चाहिए हम उतना लें, कार्बोहाइड्रेट हमको जितना चाहिए उतना हम लें। अब इसमें मैं आपको बैलेंस फूड के बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं कि हमारे शरीर को हर रोज कितना प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम इस बात की थोड़ी सी जानकारी लें तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर का वजन जितना होता है किलोग्राम में, जैसे मान लीजिए मेरे शरीर का वजन 65 केजी है, तो मुझे उतना ही ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। मतलब मुझे 65 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। तो क्या हम कभी नाप के खाते हैं कि मैंने 65 ग्राम प्रोटीन आज लिया है? और देखिए, प्रोटीन की जब हम बात करें तो हमारे खाने में दाल जो होता है, दाल जो हम रोज खाते हैं, उससे हमारे शरीर को प्रोटीन मिलती है। तो जितना दाल हमने खाया, क्या उससे मुझे 65 ग्राम प्रोटीन मिला? या फिर जो हम अंडा खाते हैं, अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, तो क्या मैं रोज अंडा खाता हूँ? बहुत सारे लोग तो अंडा भी नहीं खाते। तो मेरे शरीर को जो 65 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए था वो मिला कि नहीं? और अगर मिला तो कितना मिला? हो सकता है मेरे खाने से सिर्फ 25 ग्राम मिला हो, यानी 40 ग्राम मैंने अपने बॉडी को कम दिया। तो अगर 40 ग्राम प्रोटीन मैं अपने शरीर को कम दे रहा हूं पर डे के हिसाब से, तो क्या मेरा शरीर रिएक्ट नहीं करेगा इसके लिए? वो डिमांड नहीं करेगा, वो मांगेगा नहीं? और अगर उसे नहीं मिल पाएगा तो रिएक्शन कैसे देगा हमारा शरीर? कोई ना कोई शरीर में डिमेरिट हो सकता है, कोई ना कोई डिजीज हो सकता है, कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है कमी की वजह से, है ना? तो न्यूट्रिशन हमको भरपूर चाहिए। जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है फूड में, बैलेंस्ड होना चाहिए। अल्कलाइन फूड हो बहुत बेटर है, हमको अल्कलाइन फूड चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि अगर एसिडिक फूड हम ज्यादा खा रहे हैं तो धीरे धीरे हम कैंसर की जो समस्याएं होती है उसको हम पास बुलाते हैं, है ना? अल्कलाइन फूड अगर हमें मिले तो बढ़िया है। यानी कि फल और सब्जी, तो हम अपने खाने में फल और सब्जी की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें। अब देखिए, जो हम खाना खाते हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बस उस पर ध्यान दीजिए। तो आप नॉर्मली जब नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल करेंगे तो लोग थाली सजाते हैं, ठीक है? तो अब जैसे मैं रेस्टोरेंट के थाली की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी कटोरियां होती है। घर में जो थाली सजाते हैं, घर में जो थाली बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं आप देखिए? उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है हमारी थाली में? या तो चावल रहता है या रोटियां रहती हैं। चावल अगर हम प्लेट में लेते हैं तो पूरा हाफ प्लेट जो होता है, आधे आधा हिस्सा जो होता है उसमें चावल भरा रहता है। या रोटियां खाते हैं तो हम 6-7 रोटियां लेते हैं, है ना? दाल थोड़ी सी होती है कटोरी में, सब्जी थोड़ा सा होता है साइड में। आप सुबह से रात तक अपना हम अगर खान पान देखें तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं। हम उसको आटा के रूप में खाते हैं, हम उसको चावल के रूप में खाते हैं, यहाँ तक कि सब्जी, सब्जी में ज्यादातर हम आलू का इस्तेमाल करते हैं। आलू एक कॉमन वेजिटेबल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सब्जी बनाए उसमें आलू जरूर डाल देते हैं। कुछ लोग तो नॉन वेजिटेरियन फूड में भी आलू डालते हैं, है ना? आलू क्या है? आलू भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आटा कार्बोहाइड्रेट है, चावल कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी के सभी शक्कर के रूप है। अब सोचिए, इतनी मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो बाकी का चीज कहाँ बैलेंस होगा हमारा, है ना? तो हमें क्या करना होता है? अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा भी लेते हैं। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि आप में से आलू के पराठे किन किन लोगों के पसंदीदा है, लगभग सभी लोग हाथ उठा देंगे। लेकिन आलू के पराठे में हम करते क्या है, उस चीज को जरा ध्यान से देखिए कि हमने जो बेस बनाया, जो रोटी जिसकी बनती है वो आटे की बनती है, और उसमें फिर हमने आलू की फिलिंग डाली। आटा भी कार्बोहाइड्रेट, आलू भी कार्बोहाइड्रेट। तो हमने उस दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाया, उसके साथ ना प्रोटीन खाया, ना फैट लिया, ना विटामिन लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ फैट, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया। तो हमारा फूड बैलेंस कैसे होगा? ठीक है? तो फूड हमारा बैलेंस होना चाहिए। एक और चीज है, भोजन अगर ऑर्गेनिक हो तो बहुत बढ़िया,
है ना। ऑर्गेनिक का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं कि अगर हम जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल ना करें, हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, हर्बिसाइड का इस्तेमाल ना करें, कौन सा खाद इस्तेमाल करें, जैसे गोबर की खाद हो गई, है ना, ऑर्गेनिक जिसको बोला जाता है। तो अगर ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां या फल या जो भी अनाज है उगाए गए हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। लेकिन इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है, तो हमें मिल नहीं पा रहा ऑर्गेनिक फूड पूरी तरीके से, और जहां मिलता भी है बहुत कॉस्टली होता है, सभी लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अपने घरों में गमले में अगर मिर्ची का पौधा लगा लिया, धनिया का पौधा लगा लिया, तो उनको तो ऑर्गेनिक मिल जाता है। उनके घर में पपीते का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, वो तो उनको ऑर्गेनिक मिल गया। लेकिन जो कॉमर्शियली तरीके से उगाया जा रहा है, बेचने के लिहाज से ही उगाया जा रहा है, उसमें तो इस्तेमाल किया ही जाता है। यानी कि हम मान सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड भी हमें नहीं मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारी जो चीजें होती है कि जो बैलेंस्ड है, न्यूट्रिशन है कि नहीं उसमें, भोजन में, इसमें बहुत हद तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो बाजार में अवेलेबल है, जो मार्केट अवेलेबल है, वही उसी में हमको मैनेज करना है। लेकिन टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ फूड जो होती है, मतलब कि कब खाना है और कितना खाना है, ये किसके हाथ में होता है? ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन चलिए उसके बारे में भी हम आपको अभी आपके साथ हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। आप खुद आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि क्या आप वाकई में वैसा करते हैं। अभी आपके सामने मैं त्रिभुज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक उल्टा त्रिभुज है, इसमें सबसे ऊपर ब्रेकफास्ट लिखा हुआ, बीच में लंच लिखा हुआ और सबसे नीचे डिनर लिखा हुआ। अब ये हमने आपको क्यों दिखाया? मैंने पूर्वज बोल के गए हैं कि हमारा जो सुबह का नाश्ता है वो सम्राट या शहंशाह के जैसा होना चाहिए, दोपहर का लंच आम इंसान के जैसा होना चाहिए, और रात का जो खाना है वो भिखारी के जैसा होना चाहिए। तो क्या बोला मैंने? मैं नहीं बोला, पूर्वज बोल के गए कि सुबह का नाश्ता सम्राट के जैसा हो, दोपहर का खाना आम इंसान के जैसा, और रात का खाना भिखारी के जैसा हो। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि क्या आप इसी पैटर्न में खाना खाते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आप सही में इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप नो लिखिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। अब देखिए मेरे पास जवाब आने शुरू हो गए हैं, और अभी तक जितने जवाब आए हैं नो है। मैं कुछ और जवाब का वेट कर रहा हूं। इतने नो के बाद मुझे ये एक यस मिला है। तो जिन्होंने भी यस लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन्होंने नो लिखा है वो ईमानदार लोग हैं, उन्हें पता है कि वाकई में सिचुएशन क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि वाकई में हम लोग नॉर्मली देखा जाए ज्यादातर लोग इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। हमने त्रिभुज उल्टा कर रखा है, ठीक है। हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो हम कहीं ना कहीं भिखारी की तरह करते हैं। लंच तो फिर भी मेंटेन ही रहता है सभी लोगों का। रात का जो खाना है वो हम कहीं ना कहीं सम्राट के जैसा खाते हैं। रात को हम खुद दबा के खाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? घर पे हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रात में सोना है, बढ़िया से खाना खाया, थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम देखा टीवी में, प्रोग्राम फैमिली के साथ थोड़ा हंसी बैठे, थोड़ा हंसी मजाक किया, सोने चले गए। तो रात में खूब दबा के खा लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो मैंने आपको त्रिभुज दिखाया क्यों दिखाया है, और हमारे पूर्वजों ने ऐसा हमें क्यों बोला कि सुबह का नाश्ता सम्राट के जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना आम इंसान के जैसा, और रात का खाना भिखारी के जैसा। ऐसा क्यों इसलिए बोला है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा शरीर एक्टिव रहता है, यानी हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये जो हमने ब्रेकफास्ट किया या लंच किया, उसके पचने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन रात को हमें क्या करना होता है? डिनर करके सिर्फ सोना होता है। उस वक्त शरीर को थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, तो हम खुद दबा के खा लेते हैं। थोड़ा सा एनर्जी यूटिलाइज तो हो गया, उसके पचने के बाद बाकी का जो खाना था वही कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट के रूप में भी जमा हो सकता है, वजन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हमें सुबह सुबह बहुत जल्दीबाजी होती है, तो हम ब्रेकफास्ट को उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम बिना ब्रेकफास्ट के बाहर निकल गए, हमारे दिमाग में होता है चलो थोड़ा सा पोहा जलेबी खा लिया, ऐसा बाहर जाके दो समोसे खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस मामले में गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही आपका सबसे सॉलिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह से ही आपका शरीर एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव फेज में आपको ज्यादा भोजन, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि हम उल्टा करते हैं, रात को ज्यादा देते हैं। एक मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, बाय रोड जाना है, ठीक है।
तो आप गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाते हैं? दिल्ली में ही डलवा लेंगे या मुंबई जाके डलवाएंगे? आपको दिल्ली में ही डालना पड़ेगा ना, या मुंबई जाके तो हम डाल नहीं पाएंगे क्योंकि हम मुंबई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमको दिल्ली में डालना पड़ेगा। लेकिन मैं बोला नहीं भाई, मैं काम करता हूँ, मुंबई में जाके जब गाड़ी खड़ी करूंगा तब मैं उसमें पेट्रोल डाल दूंगा। तो क्या संभव है आपकी गाड़ी दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी? थोड़ा बहुत पेट्रोल होगा भी तो कहीं बीच में जाके रुक जाएगी। पेट्रोल आपको दिल्ली में ही डालना पड़ेगा। और मुंबई पहुंचने के बाद अगर आप पेट्रोल ना डालें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी खड़ी करनी है। दोबारा पेट्रोल तब डालिए जब आपको मुंबई से दिल्ली वापस आना है या कहीं और जाना हो। जाहिर सी बात है ना। तो जब हमारा शरीर एक्टिव है तब उसको अपने शरीर को अच्छे से भोजन नहीं दिया, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया भी लगभग 5 घंटे चलती है। अगर सही ढंग से आपने उस समय आपको उसको खाना नहीं दिया तो आपका शरीर एक्टिव कैसे रहेगा? ठीक है। सबसे पहला चीज ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो मैंने बातचीत की शायद उसमें से बहुत सारी चीज मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये खाने का टाइमिंग और क्वांटिटी तो मेरे हाथ में है ना, मुझे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। लेकिन हम वो भी नहीं करते, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अगर आप आज के बाद जितने भी लोगों ने नो लिखा है, अगर इस तरीके से भोजन नहीं कर रहे हैं तो आप आदत डालिए इस तरीके से भोजन करने का। तो आपका जो शरीर है स्वस्थ रहेगा। और उल्टा त्रिभुज हमने क्यों दिखाया है? क्योंकि देखिए बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हम बोलते हैं ना, वी शेप बॉडी है। क्यों वी शेप बॉडी रहता है? क्योंकि ये पैटर्न होना चाहिए हमारे खाने का। ठीक है। तो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, जो फिजिक है या फिर जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। अगर हमने उल्टा कर दिया तो वेट बढ़ गया। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आएगी कि ये हमारे हाथ में है, टाइमिंग कब कितने बजे। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग सुबह 11 बजे भी नाश्ता करते हैं, तो क्या वो नाश्ते का टाइम हुआ सुबह 11 बजे? नहीं। मैं आपको बता दूं, आप प्रयास कीजिए 8 बजे तक अपना नाश्ता कर लीजिए। और अगर मैं सवाल पूछ, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम अगर आपका टाइम होता है तो 9 बजे तक, उसके बाद आपको नहीं करना है। कहा जाता है 10 बजे के बाद अगर आपने कुछ खाया तो ब्रेकफास्ट में काउंट ही नहीं होता। जो भी चीज आपने 10 बजे से पहले खाया, स्पेशली जो लोग 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। वो तो हमारे अपने हाथ में। बट आजकल की जो दिनचर्या है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हम ये गलती कर बैठते हैं, 11 बजे भी ब्रेकफास्ट करते हैं। लंच जो होता है मैक्सिमम 1 बजे तक कर लेना होता है। चलो ज्यादा लेट हुआ 2 बजे तक, नहीं हम 3-4 बजे भी खाते हैं, कुछ लोग 5 बजे भी करते हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं। और रात का डिनर, मैं नहीं, पूर्वज बता के गए हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब मैं छोटा था, आप लोग भी जब बच्चे रहे होंगे, आपको सिखाया जाता होगा कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने से आदमी गुणवान तो समझे ही जाता है, विद्वान तो समझे ही जाता है, धनवान भी बनता है। लेकिन आप देखिए हमारा जो रूटीन है वो किस प्रकार से चेंज हो चुका है, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो ये जो चीज हमारे हाथ में है अभी हम वो भी नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम तो होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। ठीक है। तो जो 6 तरीके हैं हेल्दी लाइफ जीने के, उसमें सबसे पहला चीज है गुड डाइट, और इतनी सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद हमको फ्रेश एयर चाहिए। फ्रेश एयर बोलने का मतलब जिसमें बिल्कुल भी पोल्यूशन हो, मतलब उसमें से जो ऑक्सीजन हमने लिया सांस लेने के लिए वो शुद्ध हो। लेकिन अभी जहां हमने सांस लिया, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी गैसें हमारे शरीर में जा रही हैं। तो हमारे शरीर को जरूरत है शुद्ध ऑक्सीजन की। जो गैसें साथ में गई सांस लेते वक्त, उसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन तो शरीर ने इस्तेमाल कर लिया, बाकी की जो गैसें थी उसका शरीर क्या करेगा? वो शरीर के लिए एक टॉक्सिन्स के रूप में काम करेगा, है ना। जहरीले की हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा शरीर क्या करना चाहता है? उसको बाहर निकालना चाहता है। फ्रेश ऑक्सीजन रखेगा, बाकी की जो गंदी चीजें हैं, जो गंदा एयर है, वो शरीर बाहर निकालना चाहेगा। ठीक है। हमको क्लीन वाटर चाहिए पीने के लिए, बिल्कुल साफ पानी चाहिए, हाइजीनिक पानी चाहिए। ठीक। अगर आप बोले कि हाँ जी हमको तो बिल्कुल मिलता है, साफ शुद्ध पीने का पानी मिलता है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी देखिए पूरी दुनिया में हर जगह कहीं भी आप देखिए, बॉटल में बंद पानी मिलना शुरू हो गया है कि नहीं, और कितनी ज्यादा मात्रा में बिकता रहता है, हम खरीद के पीते भी हैं। तो अगर पानी हर जगह साफ होता, मान लीजिए चलते चलते कहीं आपको प्यास लग गया, अपने हैंडपंप से पानी पी लिया, आजकल लोग पीते नहीं, बॉटल खरीद के पानी पीते हैं। तो अगर साफ पानी होता तो क्या ये जो बॉटल बंद पानी है इसका सेल इतना ज्यादा होता? नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि हमको पानी, जैसे हम बाहर गए हमको पानी पीना है, तो पीने का पानी साफ होना चाहिए, हम खरीद के पी लेते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% से ज्यादा पानी का बना हुआ है। यानी कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, अल्टीमेटली हमारे शरीर की, क्योंकि हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से बना, तो हमारी कोशिकाएं ही 70% से ज्यादा पानी की बनी है। इसलिए हमारे कोशिकाओं को
बेहतरीन ढंग से काम करने के लिए सफिशिएंट मात्रा में क्लीन वाटर चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन आप 12 से 15 गिलास पानी पीजिए। 3 से 3.5 लीटर पानी हमें लगभग हर रोज पीना चाहिए, हर किसी को। बट अपने घर के महिलाओं को आप देख लीजिए, आप उनकी दिनचर्या पे थोड़ा सा नजर रखिए, आपको पता चलेगा वो बहुत कम पानी पीते हैं। 1 लीटर में उनका पूरा दिन भर निकल जाता है ना। कभी आप पार्टी में जाते होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि 1 गिलास पानी में वो पी भी लेते हैं, उसमें हाथ भी धुल जाता है उनका। ठीक है, ये जो पानी है ना, ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ प्यास लगी तो हमने पी लिया। पानी की जो मात्रा शरीर में होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए शरीर को, देना पड़ेगा। क्यों? हेल्दी रहने के लिए, है ना। जो लोग सफिशिएंट जो अच्छा भोजन करते हैं, शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, या जो पानी अच्छा पी रहे हैं, साफ सुथरा पानी पी रहे हैं, सही मात्रा में पी रहे हैं, देखिए उनके शरीर का वजन कभी नहीं बढ़ता है, उनको वजन बढ़ने के चांसेस कभी नहीं होते, वो ज्यादा हेल्दी दिखेंगे, आपको यंग दिखते हैं। ये सच है, अगर मिले तो। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर को भरपूर आराम चाहिए, और कितना आराम मिलता है आप सबको पता है। ठीक है, आज से 20-25 साल पहले हमारे देश में सिर्फ एक ही टीवी चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। ठीक है, तो अगर आप उस वक्त, है ना, अगर आप चलिए, आपकी उम्र अगर मेरे बराबर हो, आप 40-42 के हो, तो अगर आप उस दौर से गुजरे हो, तो आपको अगर याद होगा तो दूरदर्शन जो है एक सही टाइम पे ओपन होता था। सुबह 5:45 या कुछ टाइम था जब वो ओपन होता था, और रात को करीब 11 बजे टेलीकास्ट बंद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है कि रात किस चीज के लिए बनी है, सोने के लिए बनी है। अभी देखिए 24 घंटे चलने वाले चैनल चल रहे हैं। अगर चैनल चल रहा है, इसका मतलब ये है कोई ना तो कोई है देखने वाला, रात में भी देखता होगा, तब तो चैनल चल रहे हैं ना। तो अगर चैनल चल रहे हैं, लोग जगे हुए, तो रात को सो नहीं रहे हैं। और पूर्वज क्या बोल के गए हैं? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और इसको गलत किसने कर दिया? हम लोगों ने। हमारी शाम ही होती है रात को 8-9 बजे, और रात कब होती है हमें भी नहीं पता। कई लोग तो 2 बजे 3 बजे सोते हैं, महानगरों में चली जाइए, रात को 3 बजे सोते हैं, भोर हो जाता है उस वक्त, सुबह का टाइम हो जाता है, 3 बजे सोते हैं। तो जाहिर सी बात है जल्दी उठेंगे नहीं, 8 बजे 10 बजे उठेंगे। और अगर लेट उठ रहे हैं तो एक्सरसाइज करने का तो कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है, जबकि सच बात यह है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, लगभग 80 लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे अगर पूछूं कि क्या आप सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो लगभग 80% लोगों का जवाब ना में होगा। कुछ लोग करते हैं, हमें पता है, उसमें भी कुछ लोग रेगुलर नहीं होते, और कुछ तो करते ही नहीं है। जबकि एक्सरसाइज करना चाहिए प्रतिदिन। आपको अपने शरीर को 1 घंटा देना चाहिए सुबह सुबह। कब देना चाहिए? सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, और सूर्योदय होने तक लगभग 1 घंटा प्रतिदिन आप व्यायाम कीजिए, आप योगा कीजिए, आप थोड़ा सा दौड़िए, या आप वॉकिंग कीजिए, टहलिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। आपकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा के अगर आप चलते हैं, उसको वॉकिंग बोलते हैं, वो कीजिए आप। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, प्रतिदिन आप 8 किलोमीटर चलिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अगर आपके पास साइकिल है, आप साइकिलिंग कीजिए, 8-10 किलोमीटर आप साइकिल चला दीजिए एक दिन में। रस्सी पड़ी होगी आपके घर में, रस्सी कूद कीजिए, स्किपिंग कीजिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और जिनको तैरना आता है, जो अच्छे तैराक है, आसपास अगर कोई तालाब है या स्विमिंग पूल है, स्विमिंग कीजिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। लेकिन टाइम कहाँ हमारे पास, क्योंकि उठते ही हम लेट से। लेकिन जैसे ही लोगों को डायबिटीज हो जाती है, डॉक्टर बोल देता है कि भैया 1 घंटा आप टहलिए, तो देखिए आप सड़कों पे देखिए, सुबह उठने के बाद 45-50 के उम्र के बहुत सारे लोग टहलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर जवानी में टहला होता तो शायद नहीं करना पड़ता, अभी नॉर्मल हम लाइफ जी रहे होते, है ना। अलग से नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे हैबिट में होता है। सही बात है, मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं बोलूँ कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप चैट बॉक्स ओपन, आप लिख सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज हमारे शरीर की जरूरत है, और सदियों से है। क्योंकि जो योगा है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी सभ्यता की है ये योगा। वो आज का चीज नहीं है, बहुत पहले का है, प्राचीन काल से। यानी कि एक्सरसाइज होना चाहिए, करना चाहिए। तो मैंने वर्ड चाहिए बोला। अगर मैं कर पा रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा हूं तो मैं अपने शरीर के लिए खुद जिम्मेदार हूं। ठीक है, उसके अलावा देखिए, अगर हम एक्सरसाइज की ही बात करें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, और सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बाइक होगा,
है ना। आज के जमाने की बाइक होगी, अगर आपने परचेस किया होगा तो बाइक होगी। अभी जो आपका बाइक है उसमें किक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, या स्कूटर जो आपके पास उसमें किक मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सेल्फ स्टार्ट यूज किया जाता है ना। हमने सिर्फ ऐसे बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। पहले कम से कम किक मारते थे तो पैर का तो एक्सरसाइज हो ही जाता था, वो भी खत्म हो गया। पहले हमारे घर की महिलाएं सील बट्टे पे, जो पत्थर का आता था सील बट्टा, उस पे मसाला पीसती थी। भोजन का स्वाद भी अच्छा आता था और उनके हाथों का एक्सरसाइज भी हो जाता था। पहले हमारे घर की महिलाएं या पुरुष हाथों से कपड़े धोते थे, अभी वॉशिंग मशीन धोता है। हमने अपनी एक्टिविटी जीरो कर ली। तो जाहिर सी बात है कि 20 और 25 साल की उम्र में जोड़ों में दर्द ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, हम मशीनों से घिर गए। हर चीज के लिए हम मशीन पे डिपेंडेंट है। पहले तो पंखे भी नहीं हुआ करते थे, सीलिंग फैन जिनको बोलते हैं, हाथ के पंखे होते थे। हवा भी मिल जाता था ठंडा और हाथ का भी एक्सरसाइज होता था। अभी तो जो करता पंखा करता, हम तो कुछ करते नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी जरूरत है, हमें करनी ही पड़ेगी, वो एक तरीका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है सनसाइन, सूरज की जो धूप है, और खासकर सूर्योदय के समय का जो धूप होता है, वो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्यों होता है? आप सबको पता है कि उस सुबह के धूप से हमारे शरीर में विटामिन डी जो होता है वो सिंथेसाइज होता है। और ये विटामिन डी हमारे शरीर की किस चीज में मदद करता है? जो हम दूध पीते हैं उसका जो कैल्शियम होता है वो हमारा शरीर यूटिलाइज कर पाता है उसके जरिए। लेकिन हम लेट से सो के उठ रहे हैं, सूर्योदय तो हमने देखा ही नहीं, सूरज कब उगा हमको पता ही नहीं चला। तो क्या ये शरीर को मिला? नहीं मिला। ठीक है, तो अब ये जो मैंने 6 चीजें आपको लिस्ट दिखाई है, क्या ये सब कुछ हो पा रहा है? क्या हमको सब कुछ मिल पा रहा है? अगर मैं टिक मारने बोलूं, ठीक है, अगर मैं टिक मारने बोलूं तो क्या क्या चीज हमें मिल पा, क्या गुड डाइट मिल पा रहा है? मेरा जवाब होगा नहीं। शुद्ध हवा मिल पा रही है? नहीं, प्रदूषण है। पीने का पानी साफ है? मैं खुद पता नहीं है मुझे, वो भी नहीं है। नींद भी पूरी नहीं हो रही है क्योंकि सोने का टाइमिंग ही चेंज हो चुका है। एक्सरसाइज मैं करता नहीं। सिर्फ एक जो सनसाइन है जो प्रकृति से हमें मिला हुआ है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो हमें मिलता है। लेकिन उसके लिए सुबह मुझे उठना पड़ेगा, मैं उठ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं लेट से सो रहा हूँ। तो 6 में से कोई भी 6 चीज तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? स्वस्थ की हम कामना कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है, इन चीजों का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ये चीजें हम करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया 6 तरीके। ठीक, तो ये चीज हम कर नहीं रहे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें उसके हिसाब से अपने लाइफ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अपने लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उस पर हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी देखिए कुछ और प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। हमारे शरीर में जो हमने सांस ली, ठीक है, उस हवा में ऑलरेडी प्रदूषण है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस चली गई मेरे शरीर में। पीने का पानी साफ चाहिए, बट कभी पीने का पानी साफ मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। और हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, हम कहीं ना कहीं ताजा बनाए भोजन से दूर होते जा रहे हैं और हम प्रिपेयर्ड फूड में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं और उस पर हम डिपेंडेंट होने लगे हैं, है ना। चलो रात को खाना नहीं बनाते हैं, बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया, खा लिया। वो जो पिज्जा का बेस होता है कई दिन पहले से प्रिपेयर्ड हो सकता है, कितने दिन पुराना हमने भोजन कर लिया। ठीक है, जो रेडी टू ईट फूड हमारे लिए होता है उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए। कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, इमल्सिफायर्स डाले जाते हैं। क्या हमारे शरीर को चाहिए? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, अगर आपको टमाटर की चटनी बनानी है तो आप क्या करेंगे? खेत से टमाटर तोड़ के लाएंगे या बाजार से ताजा टमाटर खरीद के लाएंगे, उसको पीसेंगे या उसको उबालेंगे या उसको कढ़ाई में डाल के गुड़ या शक्कर वगैरह डाल के अपने लिए चटनी बना लेंगे। अभी तो बाजार में आपके लिए ऑप्शन उपलब्ध है। कौन इतनी मेहनत करे, चलो सॉस खरीद के ले आते हैं, बॉटल में बंद रहता है ना। बस उसका ढक्कन खोला, चटनी डाली, समोसे के साथ एंजॉय कर लिया हमने। बनाना भी नहीं पड़ा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ठीक, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आपने जो टमाटर खरीदा मार्केट से या जो खेत से तोड़ के लाया, आपने घर में कहीं खुली जगह पे आप छोड़ दीजिए, 2 दिन के बाद वो टमाटर पिलपिला हो जाता है। अगर आपने फ्रिज में रखा उसको तो 8-9 दिन के बाद फ्रिज में भी पिलपिला हो जाता है। तो जो टमाटर प्रकृति में 2 दिन में खराब हो गया या फ्रिज में 7 दिन के बाद वो भी खराब होना शुरू हो गया,
उसकी चटनी, जो आपने सॉस खरीदा मार्केट से, उस बॉटल पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। तो जो टमाटर 7 दिन में खराब हो रहा है फ्रिज में भी, उसकी चटनी आप 6 महीने तक कैसे खा रहे हैं? क्योंकि उसको ठीक बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला, टेस्ट के लिए हमने कलरिंग एजेंट डाला है, इमल्सिफायर्स डाला है। तो शरीर को टमाटर की जरूरत है, उन केमिकल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन टमाटर के साथ वो चीजें भी चली गई। तो टमाटर से मेरे शरीर को न्यूट्रिशन मिला, लेकिन वो जो केमिकल है वो मेरे शरीर में जाके टॉक्सिन का काम करेगा। हवा जिसमें सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन के अलावा बाकी गैसेस मेरे लिए टॉक्सिन है। पानी जो हम पी रहे हैं उसमें साफ अगर नहीं है, बहुत सारे दूसरे तत्व भी जा रहे हैं पानी में, वो मेरे लिए टॉक्सिन है। भोजन में जिस चीज की जरूरत है उसके अलावा जो चीज उसमें मिली हुई है वो मेरे लिए टॉक्सिन है। अभी देखिए, जहाँ पे भोजन हम उगाते हैं, ठीक है, अब जैसे हमारा जो देश है, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज्यादा है, तो कितना बड़ा चैलेंज है हमारे किसान भाई के पास। सबका पेट भरना चाहिए, तो अनाज अच्छी उगनी चाहिए, अच्छी मात्रा में उगना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, फसल लगाने के बाद पूरे 3-4 महीने जो भी साइकिल होता है फसल का, पूरा वो पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ खेती में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेहूं या धान का पौधा लगा के छोड़ दिया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको खाद डाला उन्होंने, कीड़ों ने आक्रमण कर दिया तो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डाला, आसपास अगर खरपतवार उग गए तो वीडीसाइड डाला, अगर फंगस का अटैक हो जा रहा है फंजीसाइड डालते हैं। इतनी सारी चीजें का वो छिड़काव करते हैं पौधे पे, तब कहीं जाके उससे हमें अनाज मिल पाता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जब ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, किसी भी चीज का छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, वीडीसाइड, फंजीसाइड, वो जो घोल बनाते हैं वो पानी में ही बनाते हैं, और उनके पीठ के ऊपर एक स्प्रेयर होता है और वो पौधे के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। सॉल्यूशन बना के स्प्रेयर में डाला और छिड़काव कर दिया पौधे पे। अब मान लीजिए बारिश हो जाए ऊपर से, तो चूंकि वो पानी में घुलनशील था, जो पदार्थ था वो पानी में घुलनशील था, अब पत्ते से धुल के वो नीचे जमीन में आया, और जमीन में नीचे चला गया जब वो पानी, उसके साथ वो केमिकल भी है। अब इस पौधे का जो जड़ है, आप देखिए, इस पौधे का जो जड़ है वो मिट्टी से ही पानी लेता है नीचे से, तो उस पानी के साथ केमिकल भी गया। अब वो जो केमिकल था पानी के साथ होते हुए पौधे के अंदर भी जा सकता है। जो चीज हमने बाहर डाला था, छिड़काव किया, तो पौधे के अंदर भी जा सकता है, हमारे फूड साइकिल में चला गया। अब उससे बने, उस अनाज से बने हमने रोटी खाई या चावल खाया, वो हमारे शरीर में गया, या उस पौधे को किसी जानवर ने खा लिया, बकरी चर गई, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांस का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने खा लिया, मांस खा लिया, और दोनों की जब मृत्यु हो जाती है, इंसान की या जानवर की, या तो उन्हें जलाया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, तो वापस फिर से वो मिट्टी में मिल गया केमिकल जो था ऑलरेडी बॉडी में। तो ये चक्र सा हो जाता है ना हमारे फूड साइकिल में। इसमें किसान भाई की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो तरीका है खेती करने का वो यही है, और इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबका पेट भरना चाहिए, तो अभी हम इसी प्रकार से खेती कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो देखिए, उगाते समय ही इतना केमिकल चला गया, ऊपर से हमने टोमेटो सॉस भी बनाया और केमिकल गया। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन्स का काम करती है, यानी जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी अनाज के साथ अंदर चला गया, वो हमारे लिए सिंपल टॉक्सिन का काम करेगी। और ये टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर निकलना ही चाहिए, है ना। तो हमारे शरीर में एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में वो बाहर निकलना। ठीक है, टॉक्सिन दो तरीके से हमारे शरीर में जा सकता है। एक तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें बाहर निकलती हैं जिसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, वर्जित पदार्थ बोलते हैं जिसको हम। जैसे मान लीजिए सुबह हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, जो यूरिन या स्टूल है ना, टॉयलेट जो हम जाते हैं, तो हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलने की एक प्रक्रिया है। हमारे पसीने से, हमारे त्वचा से जो पसीना आता है उसके द्वारा हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। नाक से, कान से जो म्यूकस निकलता है, गंदगी बाहर निकलती है शरीर से। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, रात को सोते हैं तकिए के ऊपर, तो उनका जो तकिया है सुबह में आप देखिए गीला हो जाता है। क्यों? लार निकला रहता है उनका, लार जो टपकता है मुंह से, वो भी एक प्रक्रिया है डिटॉक्सिफिकेशन का, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकला। मतलब हमारे शरीर में जो अनवांटेड चीजें गई उसको बाहर निकलना जरूरी है, और उसके लिए प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो एक तरफ तो जहां हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत है। तो हमारा जो भोजन है उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, आहार पूरक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रकृति में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर की मदद करती है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में। यानी कि जितना न्यूट्रिशन जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उतना ही जरूरी हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन भी है।
शरीर से गंदगी बाहर निकलने का जो प्रक्रिया है वो भी हमारे शरीर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर का हेल्प करती हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, अब अलग से जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन उसका भी अपना एक लिमिट है। वो अपने लिमिट तक ही गंदगी को बाहर निकाल पाती है। अगर हम और गंदगी ज्यादा दे रहे हैं शरीर में, बाहर से भी देते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कई बार काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें मौजूद है, अगर उसको हम इस्तेमाल करें तो शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो स्मूथ होता है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक तो आपको समस्या समझ में आई आज के जमाने में कि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहा है, और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है स्ट्रेस यानी कि तनाव। शायद ही दुनिया का आज कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में शरीर में आज तनाव नहीं होगा। हर व्यक्ति इस तनाव से पीड़ित है, और मैं नहीं बोलता, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि हमारे शरीर में ज्यादातर समस्याएं जो आजकल हो रही हैं वो तनाव की वजह से सबसे ज्यादा हो रही है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज का होना, ये भी स्ट्रेस की वजह, स्ट्रेस इनके लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। ठीक है, अभी जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो 3 प्रकार का हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक तनाव मतलब, शारीरिक तनाव का मतलब पहले काम करने के जो घंटे थे, 8-9 घंटे हम काम करते थे, अभी 15 घंटे 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा शरीर थकेगा नहीं? उसको तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। घर में पत्नी से झगड़ा हो गया, बाहर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, ऑफिस में गए बॉस से डांट पड़ गया, तो क्या हमको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे शरीर के अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में केमिकल स्ट्रेस हो सकता है, और केमिकल स्ट्रेस की होने की वजह से हमारे शरीर का जो बैलेंस है अंदर से, जो हमारा शरीर के अंदर का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज की समस्याएं हो सकती है। तो आज के जमाने की जो 2 सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो है, एक तो टॉक्सिन है और दूसरा स्ट्रेस है। और सबसे पहला चीज तो मैंने आपको यही बता दिया कि जो 6 तरीके जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें या तो हमें नहीं मिल पा रही है, जो हमको करना चाहिए हम कर नहीं रहे, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो ऐसे में याद रखिए कि भोजन में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको हम फूड सप्लीमेंट के द्वारा पूरा कर सकते हैं। और शरीर की जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, जरूरत से ज्यादा अगर शरीर में टॉक्सिन जाएगा तो हमें कुछ डिटॉक्सिफायर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, और उसी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज माना जाता है वो होता है गैनोडर्मा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक मशरूम है, और इसका जो हमने नाम दिया है इसके अपीयरेंस की वजह से दिया है। गैनो का मतलब होता है शाइनिंग, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ये ऐसा मशरूम है जिसकी त्वचा चमकदार है। तो इन 2 मामलों में, यानी शरीर से टॉक्सिस बाहर निकालने में और शरीर का स्ट्रेस दूर करने में, ये मशरूम हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम मशरूम के बारे में बात करें तो मशरूम की टोटल आप मान के चलिए पूरी दुनिया में लगभग 38,000 वैरायटीज पाई जाती हैं, जिसमें से 2,000 वैरायटीज ऐसी होती हैं जिसको हम अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन 2,000 में से लगभग 200 वैरायटीज ऐसी हैं जिसमें थोड़े से मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं, औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और इन सभी 200 मशरूम में नंबर 1 पे जो आता है उसको हम बोलते हैं गैनोडर्मा। ठीक है, इसको किंग ऑफ मशरूम्स भी बोलते हैं। जैसे फलों का राजा आम है, वैसे ही मशरूम का राजा है गैनोडर्मा। ठीक है, जैसे हमारे देश में आयुर्वेद जो है सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो जब आप चाइना चले जाएंगे तो चाइना में जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है उनका, जो भी जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है वहाँ पे जो भी होगा, वहाँ पे पिछले 5,000 साल से मशरूम का इस्तेमाल होता है। अगर आप जापान चले जाए तो जापान एक डेवलप कंट्री है, वहां भी गैनोडर्मा का इतिहास बहुत ही पुराना है। वहां के लोग इसको वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ मानते हैं। जहां भी उनका पूजा का स्थान होता है वहां पे गैनोडर्मा रखा जाता है, वास्तु के हिसाब से भी शुभ मानते हैं। ठीक है, जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पे जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम होती है उनको गैनोडर्मा दिया भी जाता है, इलाज के लिहाज से नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें जैसे ये अल्कलाइन फूड होता है ना। जब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे तो क्यों दिया जाता है वो आपको समझ में आ पाएगा। ठीक, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे ये मशरूम का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदुस्तान में ये मशरूम नहीं उग पाता है क्योंकि उसके लिए यहाँ पे फेवरेबल एटमोस्फेयर नहीं है, जो एनवायरमेंट है वो नहीं हो पाता है। चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज में चले जाएंगे वहां पे बहुत मात्रा में पाया जाता है। चाइना में इसको लिंची के नाम से जाना जाता है।
और जापान में इसको रेशी बोलते हैं। और दोनों ही शब्दों का मतलब होता है प्रोलोंग्ड लाइफ, मतलब दीर्घायु होना। क्यों? क्योंकि जो गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई आजकल तरीका नहीं है दुनिया में कि हम अपनी उम्र बढ़ा सके, है ना। दीर्घायु होने का मतलब आज की डेट में यही है कि हम जब तक रहे स्वस्थ होके रहे, और अगर हम स्वस्थ हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा साल तक हम अपना अस्तित्व बना रख सकते हैं इस धरती पे। ठीक है। तो ये जो मशरूम है इसमें अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ बेनिफिट्स है इसके। तो पहले बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला चीज तो ये है, ये एक तरीके का अल्कलाइन फूड है, क्षारीय भोजन है। और जब मैंने भोजन की बात की थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, अल्कलाइन फूड चाहिए। बट सुबह से रात तक हम मैक्सिमम क्या खाते हैं, एसिडिक फूड, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है ना। तो ये एक तरीके का अल्कलाइन फूड है, क्षारीय भोजन है, और क्षारीय भोजन शरीर के लिए अच्छा है। दूसरा चीज है कि इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग 7.2 7.3 के आसपास होता है। हमारे शरीर का पीएच भी लगभग इतना ही होता है। तो दोनों का पीएच चूंकि मैच होता है तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है। फ्री रेडिकल्स क्या है, जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने के लिए सबसे बड़े कारण माने जाते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को ये खत्म करता है, मारता है। ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें भरपूर मात्रा में है। ये एक तरीके का एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन क्या होता है, ऐसी चीजें, प्रकृति में पाई जाने वाली ऐसी चीजें जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये कोशिकीय स्तर पे जाके काम करता है, कोशिकाओं के अंदर जाके काम करता है। किस प्रकार से काम करता है, 3 स्टेप में काम करता है। इसका सबसे पहला काम होता है, जैसे हम गैनोडर्मा हमने खाना शुरू किया तो ये हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाता है, और सबसे पहले ये जांच करता है, स्कैनिंग का काम करता है। आपने देखा होगा कभी भी हम डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमको बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, जो कि एक अच्छा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के बाद पता चल पाता है कि वाकई में हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्या है। तो उसके हिसाब से जब मेडिसिन दी जाती हैं तो शरीर ठीक होने लगता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले जाके जांच करता है कोशिकाओं की, ये पता करता है कि शरीर के किन हिस्से की कोशिकाओं में गंदगी इकट्ठी हो रखी है, और जहां पे गंदगी इकट्ठी हो रखी है इसका दूसरा काम है वहां से डिटॉक्सिफाई करना या क्लीनिंग का काम करना, साफ सफाई का काम करना। ये कोशिका के अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकाल देता है। तो हो सकता है गंदगी निकालते वक्त कोशिका की जो दीवारें होती हैं वो टूट जाए, तो गंदगी बाहर निकालने के बाद पूरे तरीके से फिर ये कोशिका की दीवारों की मरम्मत भी कर देता है, यानी मेंटेनेंस का काम भी ये कर देता है। तो ये हमारे शरीर में 3 स्टेप में काम करता है और कोशिकीय स्तर पे काम करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब हम गैनोडर्मा का इस्तेमाल शुरू करें तो हमको कुछ एलिमेंट रिफ्लेक्शन शो करें। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के लंग्स में, है ना, गंदगी इकट्ठी हो रखी है और वो व्यक्ति गैनोडर्मा खाना शुरू करे तो हो सकता है उसको कफ आना थोड़ा बढ़ जाए, खांसी होना शुरू हो जाए। तो कई बार लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये खाया मैंने, मुझे खांसी आनी ज्यादा शुरू हो गई। मतलब ये एक अच्छी बात थी हमारे लिए कि गैनोडर्मा खाते अगर वो शुरू हुआ, इसका मतलब उसने लंग्स से टॉक्सिन्स बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसको हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। ये कभी कभी शो कर सकता है, और कोई जरूरी नहीं है, कभी कर सकता है कभी नहीं भी कर सकता है। ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके लिहाज से भी जो गैनोडर्मा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशरूम माना जा सकता है, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ये तनाव को कम करता है, हमारे शरीर का जो तनाव होता है उसको कम करता है, थकावट को दूर करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब सूजन को कम करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। ये शरीर को एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, मतलब जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, तो हम ज्यादा समय तक यंग और एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। हीलिंग पावर इसमें बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे शरीर पे कोई घाव बहुत दिनों से नहीं सूख रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर हमने गैनोडर्मा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया खान पान में, या फिर उसका पाउडर वहां लगाना शुरू किया, तो देखिए घाव के सूखने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी तेज हो जाती है। ठीक। इसमें थोड़ा सा एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होता है, मतलब दर्द को कम करने की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। मसल्स को रिलैक्स करता है हमारे शरीर में, और दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दिल की जो कोशिकाएं होती हैं उसको ये भरपूर न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे दिल की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती है, सुरक्षित रहती है। तो हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है
वो लोग अगर लगातार गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो देखिए, मैंने जो इसके बेनिफिट्स आपको बताया, इसका लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो अगर लंबा चौड़ा लिस्ट है तो गैनोडर्मा हमारे शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है। तो इसका बेसिक काम शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, शरीर के गंदगी को बाहर निकालना है। लेकिन उसके अलावा भी इसने हमारे शरीर को इतनी सारी चीजें दे दी, तो क्या हमें ये खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि बाहर कहीं ये सब्जी के रूप में तो मिलता है नहीं, जो हमने इसको खाना शुरू कर दिया। तो वेस्टीज ने आपके लिए क्या क्या है, ये मशरूम हमारे बॉडी तक जा पाए, हमारे शरीर के अंदर जा पाए। हमने आपको 3 तरह के प्रोडक्ट दिए हैं। गैनोडर्मा वाले वेस्टीज ने आपको 3 प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए हैं, एंड थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट कि ये इतना बेहतरीन मशरूम है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जरूरत के हिसाब से आपको 3 प्रोडक्ट दिए गए। ठीक है। तो सिंपल हमारे लिए इतना जरूरी है कि अगर हम ये मशरूम इस्तेमाल करें अपने शरीर के लिए, तो एक तरफ तो ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देता है, दूसरी तरफ ये हमारे शरीर के स्ट्रेस या तनाव को कम करता है, जो मैंने आपको कारण बताए थे दो, और तीसरा ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ा रहा है, और बहुत सारे हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाओं को ये प्रोटेक्शन भी प्रदान कर रहा है। तो है ना एक अच्छी चीज, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें किसी बीमारी का वेट नहीं करना है, या हमको कोई बहाना नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं मैं तो ये इस्तेमाल नहीं। सिंपल हम इतना समझ सकते हैं कि अपने शरीर को सिक्योर रखने के लिए भी हम गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। जो बचाव होता है वो इलाज से सस्ता भी होता है और बेहतरीन भी होता है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि क्या इतना इसकी प्रॉपर्टी जानने के बाद आप सब लोग इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? यस और नो? चलिए, तो मेरे पास बहुत सारे यस आ गए हैं जवाब में। आप सभी लोग इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज ने आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपको 3 फॉर्म में ये प्रोडक्ट प्रदान किया है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है गैनोडर्मा कैप्सूल्स। ठीक। तो हम गैनोडर्मा के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके बेनिफिट क्या है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हमें सिर्फ इसको खाने का तरीका, है ना, कितना खाना है, कितना लेना चाहिए पर डे। तो जो गैनोडर्मा कैप्सूल का पैक देख रहे हैं, इसमें 90 कैप्सूल्स अवेलेबल है, और आप पर डे 2 से 3 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप 2 ले रहे हैं तो सुबह शाम ले लिया, 3 ले रहे हैं और बेटर है, सुबह दोपहर शाम आपने ले लिया। कब लेना है? खाना खाने के आधा 1 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 2-3 से शुरुआत नहीं करना चाहें, आप 1 से शुरुआत करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने 1 लेना शुरू किया पर डे के हिसाब से, 1 सप्ताह तक 1 लिया, 1 सप्ताह के बाद आप इसको 2 कर दीजिए, फिर 1 सप्ताह के बाद इसको आप 3 कर दीजिए। आपने धीरे धीरे इसको अपने हैबिट में लाया। तो अगर आप 1 से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। तो इसके जो बेनिफिट्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आपके शरीर में जाके करेगा क्या। तो दोबारा इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट आपको दूसरा प्रोडक्ट हमने दिया, एक ऐसी कॉफी जिसमें हमने गैनोडर्मा के बेनिफिट्स भी ऐड कर रखे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने कैप्सूल देखा तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं मेडिसिन है। जबकि सच्चाई क्या है, ये जो मशरूम है एक तरीके का हमारा भोजन है। हमने भोजन को कैप्सूल में डाल के इसलिए दिया पाउडर फॉर्म में ताकि आपको खाने में आसानी हो, बट फिर भी लोग जाने अनजाने कैप्सूल देख के इसको मेडिसिन ही समझ लेते हैं, जबकि फूड सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं होती हैं। क्लियर है? बट फिर भी जो हमारी सोच है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि चलो ठीक है, कैप्सूल देखते ही लगा मेडिसिन है, मेडिसिन जैसा दिखता है, जैसे कैप्सूल देखा हमने डोज की बात करने लगते हैं। जबकि हम अपने डब्बे पे लिखते हैं हाउ टू यूज, हम कभी नहीं लिखते डोज, हम लिखते हैं हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम कैप्सूल नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। बट दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाय या कॉफी नहीं पीता होगा, बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे। ज्यादातर लोग चाय या कॉफी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हमने एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला कि किसी भी तरीके से ये प्रोडक्ट आपके शरीर में जाए। ठीक है। तो जो चाय या कॉफी होती है ना, ये दोनों चीजें जो है पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाले पदार्थ है।
ठीक, तो हम कॉफी को क्या बोलते हैं, ये रिश्तों को करीब लाते हैं। मतलब हम कभी भी दोस्त यार मिलते हैं या हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, वो हमसे सबसे पहले क्या पूछते हैं, चाय कॉफी के बारे में पूछते हैं। तो हमने कॉफी चुना, ठीक है, कॉफी हमने सिलेक्ट किया, और उसके साथ हमने आपको गैनोडर्मा ऐड करके दे दिया। ठीक, आप बोल सकते थे कि भाई चाय क्यों नहीं चुनी, कॉफी क्यों चुनी, तो क्योंकि कॉफी में अपने बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे कॉफी जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा हमारे शरीर में कम करता है। तो उसका तो अपना ही बेनिफिट है कॉफी का खुद का है। उसके साथ हमने क्या मिला दिया, गैनोडर्मा मिला दिया, और आपको एक बेहतरीन कॉफी दे दी, जीटा गैनो कॉफी मैक्स 2 in 1। और आप एक चीज ध्यान देंगे तो हमने ये जो बोतल आपको दिया है ये कांच की बोतल है, ताकि इसका अरोमा बरकरार रहे कॉफी का, है ना, क्योंकि जो कॉफी होती है उसमें अगर ह्यूमिडिटी लग जाए तो बहुत जल्दी वो सिल जाती है। इसीलिए इसको कांच की बोतल में हमने दिया है। कांच की बोतल में रहने की वजह से इसमें फ्रेशनेस जो होती है वो ज्यादा लंबे समय तक रहती है और एरोमा ज्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, अभी जो कॉफी हमने आपको प्रोवाइड कराया विथ गैनोडर्मा, इसका नाम दे दिया जीटा गैनो कॉफी मैक्स 2 in 1। 2 in 1 क्यों, क्योंकि एक प्रोडक्ट में दो चीजें हमने दे दिया, मतलब कॉफी के साथ मशरूम भी दे दिया, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अब गैनोडर्मा जो है इस कॉफी में, वो आपको क्या करता है, आपके शरीर में बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, रिजुविनेशन कर देता है, मतलब जो कोशिका की दीवारें टूटती फूटती हैं उसको मेंटेन कर देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है आपके शरीर को। और कॉफी आपको क्या बेनिफिट देता है, आपको रिफ्रेश कर देती है। आपने देखा होगा हम अगर लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो बीच में टी या कॉफी ब्रेक लेते हैं, क्यों, क्योंकि उससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो जो कॉफी है वो हमको रिफ्रेश कर देती है। आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस है, तनाव है, आप टेंशन में है, तो आप एक कप कॉफी पीजिए, गर्मा गर्म कॉफी पीजिए, आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा। आपका जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो कम होता है शरीर पे, क्विक एनर्जी मिलती है आपको, है ना, और तनाव कम होने की वजह से आपको नींद अच्छी आएगी। फिर हमने गैनोडर्मा भी इसमें ऐड कर रखा है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपके शरीर को मिल गया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक चीज मिल गई, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चीज इसमें डाला हुआ है। हमें करना क्या है, सिर्फ इस कॉफी का इस्तेमाल करना है। तो आप जैसे नॉर्मल कॉफी बनाते हैं दूध वाली, आप वैसे भी बना के पीते हैं, बट अगर आप इसको सिर्फ पानी में मिला के बनाएंगे, आपने बॉइल्ड वाटर लिया और जैसे 1 कप आपको बनाना है तो 1 कप पानी आपने बॉइल किया और उसमें 5 ग्राम कॉफी डाल दी, इस तरीके से आपने जो कॉफी बनाई है वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। इसमें आपने आप बाहर से शक्कर भी नहीं मिला है और आपने दूध भी नहीं मिला। अगर आप उस प्रकार से पी सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि भाई उसमें ना दूध है ना चीनी, हम कैसे पियेंगे, कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो जो जीभ है, आप अपने जीभ को जिस प्रकार से ट्रेन करेंगे उस प्रकार से वो ट्रेन हो जाती है। एक बार आपको अगर वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा तो आप बार बार उसी चीज की इच्छा रखेंगे, है ना, आपको वैसे ही अच्छा लगेगा। तो उस प्रकार से अगर आप कॉफी बना के पी रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है। बट हमने ये कभी नहीं बोला कि आप दूध और शक्कर के साथ नहीं बना के पी सकते हैं, आप उसके साथ भी बना के पी सकते हैं, आप वैसे भी पीजिए। ठीक है, जरूरत है कि ये अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो गैनोडर्म आपके शरीर में चला जा रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। ठीक, तो ये 2 प्रोडक्ट हो गए। तीसरा प्रोडक्ट है गैनो टूथपेस्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फूड के बारे में, डाइट के बारे में जब बताया था, तो डाइट के साथ एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है और वो होता है भोजन का पाचन। और मैं नहीं बोलता, हमारे पूर्वज बोल के गए हैं कि हम भोजन को जितने ज्यादा बार चबाएंगे भोजन का पाचन उतने अच्छे से होता है। तो भोजन को चबाने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, हमारे दांत। तो दांत कैसे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए और हाइजीनिक होने चाहिए। अगर दांत साफ सुथरे नहीं है, ओरल हाइजीन नहीं है हमारा, तो उससे हमको और भी बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा हो सकता है, कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं, डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये तो शायद बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा कि दांत साफ नहीं होते, ये सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मैं नहीं बोलता, डेंटिस्ट लोग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो जो ओरल हाइजीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ड्रिंकिंग हैबिट होती है या फिर टोबैको वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो भी दांत के लिए अच्छा नहीं होता है, ओरल हाइजीन के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ओरल हेल्थ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी जो होती है कहीं ना कहीं दांत में जो गड्ढे बन जाते हैं, जो कैविटीज बनती है, उनसे ग्रसित होते ही होते हैं। और जब दांत के हम इलाज कराने जाते हैं, दांत के लिए हम कुछ भी कराने जाते हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा
उसके जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। नॉर्मल अगर कोई हमको प्रॉब्लम जैसे सर्दी खांसी बुखार हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, तो हमारा जितना खर्च हुआ उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें मालूम है कि नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती ही है और इसका जो हम इलाज कराने जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा कॉस्टली है, तो क्यों ना हम अपने दांत का ध्यान रखें। है ना? तो दांत का ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छे क्वालिटी का हमारे पास ब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मतलब एक बार सुबह कर लिया, एक बार रात को सोने से पहले कर लिया। तो दांतों से संबंधित जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अल्सर हो सकता है ना? तो जब भी अल्सर होता है मुंह के अंदर हमने अगर कुछ मसालेदार चीजें खा ली, कितनी जलन होती है, कितनी तकलीफ होती है। बहुत सारे लोगों के गम मसूड़े से ब्लीडिंग होता है, मतलब खून बाहर आता है। कुछ भी खाया तो पता चला उसके साथ खून भी मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है। बहुत सारे लोगों के दांत सेंसिटिव होते हैं, मतलब अचानक से कुछ गर्म या ठंडा पी लिया तो जोर का दर्द शुरू होता है, जिसको सेंसिटिव टीथ बोलते हैं। दांतों में जब दर्द होता है वो दर्द हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन में भी महसूस होता है। दांतों का दर्द बहुत ही असहनीय होता है हमारे लिए। बहुत सारे लोगों का देखिए दांत और मसूड़े के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमजोर होता है, दांत हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उनके। और वैसे में कुछ चीज अगर हमने चबाया या कुछ काटा तो दांत में बहुत जोर का दर्द होता है। कई बार मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से सूजन हो जाती है गालों में। बहुत सारे लोगों के दांत कमजोर होते हैं, क्रैक हो जाते हैं, बीच से टूट जाते हैं, ये प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे दांतों के। लेकिन ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं इनका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, प्रकृति में ही मौजूद है। और ये जो गैनोडर्मा के बारे में मैंने आपको बताया, गैनोडर्मा इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है ना। तो अगर आप गैनोडर्मा कैप्सूल खा रहे हैं तो आप सोचिए सब चीज के साथ साथ वो दांतों के लिए भी आपको फायदा कर रहा है। जो जब मैंने बेनिफिट्स बताया था तो ये बात तो मैंने आपको नहीं बताई थी। दांतों के लिए भी अच्छा माना गया, आप तो ये भी एक बेनिफिट ऐड हो गया। तो हमने क्या किया है, आपको एक टूथपेस्ट दिया है जिसमें हम लोगों ने गैनोडर्मा भी ऐड किया है। तो अब इसको मिला के हमारे पास टोटल 3 तरह के टूथपेस्ट हो गए। नीम लॉन्ग वाला हमारा टूथपेस्ट है डेंट अश्योर, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है, और तीसरा जो प्रीमियम हमारा टूथपेस्ट हो गया वो हो गया डेंट अश्योर गैनो टूथपेस्ट। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है ना। आपका जो आपकी जो सांसें होती है अब फ्रेश हो जाती है इससे। जब आप ब्रश करेंगे तो दुर्गंध आने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है, और ये दांतों की चमक भी बरकरार रखता है। ठीक है। तो ये जो है गैनो इफेक्ट के साथ डिफरेंट टाइप का टूथपेस्ट है। और ये आपके शरीर में क्या क्या बेनिफिट करता है, ये आपके माउथ को रिफ्रेश करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, दांतों को चमकदार बनाता है। जो गम्स होते हैं, गम्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बाहर आ रहा है, तो इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्फेक्शन रोकने में भी हमारी मदद करता है। हमारे दांतों के ऊपर जो प्लाक जमता है, प्लाक क्या होता है, दांतों के ऊपर जो पीले रंग की परत चढ़ जाती है, और सबसे ज्यादा उन लोगों को होती है जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं और ब्रश सिर्फ एक ही बार करते हैं, वो भी ठीक से नहीं करते, तो प्लाक बन जाता है दांतों के ऊपर। पीले रंग का एक पदार्थ जम जाता है और उसी की वजह से मुंह से दुर्गंध भी आती है, और उसी की वजह से कैविटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये दांत और गम्स मसूड़ों दोनों को डिटॉक्सिफाई करता है। बट मैं नहीं बोलता, डेंटिस्ट लोगों की ये सलाह है कि प्रतिदिन प्रयास कीजिए, कम से कम 2 बार ब्रश जरूर कीजिए। एक बार सुबह कर लीजिए और एक बार रात को सोने से पहले। ठीक है। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपके दांत मजबूत होंगे और आपका पीवी डबल होगा। आप बोलेंगे कि भाई ये 2 बार ब्रश करने से पीवी डबल कैसे होगा। तो जरा सोचिए कि अगर आपके पास एक टूथपेस्ट है और वो पूरे महीने भर चल रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक ही बार ब्रश कर रहे हैं। अगर 2 बार ब्रश करेंगे तो वो टूथपेस्ट सिर्फ 15 दिन चलेगा, तो हम एक और टूथपेस्ट खरीदेंगे तो उसकी पीवी एक बार फिर से आ गई सेम मंथ में हमारे पास, है ना। पीवी भी डबल होता है। अब ये 2 बार ब्रश करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के डेंटिस्ट बताते हैं अगर आपको अपने दांत को सुरक्षित रखना है तो कम से कम 2 बार ब्रश हमें करना ही चाहिए। ठीक है। बट उसके साथ भी और भी कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। बट सबसे पहले अगर आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप किसी को सजेस्ट भी करते हैं तो आप उनको बोलिए इसी प्रकार से ब्रश करने का। तो ये जो टूथपेस्ट है इसका अगर आपको ज्यादा बेनिफिट लेना है अपने माउथ में, तो आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह ब्रश करने के लिए जा रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लीजिए, हैंड
सा आपने अच्छे से किया, और उसके बाद आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है जिसे आप इशारे करते हैं, उस इंडेक्स फिंगर पे आपने मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट ले लिया, गैनो पेस्ट, और आपको क्या करना है, अपने दांतों और मसूड़ों से होते हुए मालिश करनी है पेस्ट के साथ। तो बाहर भी करना है और अंदर की तरफ भी करना है, ठीक है। और पूरी तरीके से मसाज करके हमने उसे छोड़ दिया, कम से कम 10 मिनट अपने मुंह में वैसे ही छोड़ना है। आपका सवाल हो सकता है कि सर इस बीच हो सकता है हमारे मुंह से झाग आया, थूक बन जाए, हमारे मुंह में क्या करना होता है इसका? तो उसको बिल्कुल भी बाहर मत निकालिए, उसको आप अपने मुंह में रखिए और उसको सर्कुलर मोशन में मुंह के मूवमेंट के साथ घुमाते रहिए। जैसे आप पानी घुमाते हैं मुंह के अंदर, उसी प्रकार से उसको घुमाते रहिए, है ना। कम से कम 10 मिनट वैसे रखिए। आपका सवाल होगा कि सर ये 10 मिनट रखने का क्या मतलब है? तो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टूथपेस्ट में जो गैनोडर्मा है उसको थोड़ा मौका मिल जाता है मसूड़ों के अंदर तक जाने का, और वहां से वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करना शुरू कर देती है। इसलिए हमने कहा कि आप कम से कम 10 मिनट तक उस झाग को अपने मुंह के अंदर रखिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद आपने एक अच्छा टूथब्रश लिया, हमारा जो डेंटल श्योर ब्रश है, क्योंकि उसमें ड्यूपॉन्ट ब्रिसल्स होते हैं, मुलायम होते हैं आपके दांत के लिए, उसको आपने पानी में भिगोया, और उसके बाद आप नॉर्मल जैसे ब्रश करते हैं उसके बाद आपने ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद आप पूरी तरीके से फ्रेश हो गए। तो 10 मिनट रखने की वजह से उसको थोड़ा मौका मिलता है गैनोडर्मा को मसूड़ों में अंदर तक, मतलब कोशिकाओं के अंदर तक जाने का मौका मिलता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है। क्लियर है? लेकिन उसी के साथ आपको अपने दांतों का ख्याल रखने के लिए कुछ और चीजें हम बता रहे हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी मीठा खाना खाना या पीना आपके लिए अच्छा नहीं होता, दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। उन्हीं की वजह से प्लाक जमते हैं दांत के ऊपर, पीले रंग की जो परत चढ़ती है, उन चीजों से हमें बचना है। दांतों में अगर कुछ फंस जाए तो वैसे ही कोई भी नुकीला चीज उठा के हमें दांतों में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि किसी ऐसे चीज को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए सेफ हो। और साथ ही अपने रेगुलर डेंटल चेकअप भी कराना चाहिए। तो देखिए, दांतों में अगर कुछ फंस जाए तो हम फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके एक तरफ नुकीला है जिससे हम दांतों को खुरच सकते हैं, और दूसरी तरफ वैक्स कोटेड थ्रेड होता है। दांतों के बीच अगर कोई रेसा जैसा कुछ फंस गया है तो उस फ्लॉस से हम निकाल सकते हैं। डेंट एश्योर मल्टी एक्शन टूथब्रश जो है हमारा ड्रूपॉन्ट ब्रिसल्स के साथ है, मुलायम होता है दांतों के लिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए ब्रश करने के लिए। ठीक है, माउथ वॉश है हमारे पास, मुंह की फ्रेशनेस बना के रखता है, प्लाक से लड़ने की क्षमता इसमें होती है, गम्स को हेल्दी बनाता है, जम से लड़ता है। तो इस प्रकार से आप अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपके पाचन से संबंधित है, हमारे जो दांत है। और पाचन अगर शरीर में अच्छा होगा तो शरीर को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, शरीर को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो हम हेल्दी होंगे। क्लियर सी बात है। तो थैंक्स टू वेस्टेज मैनेजमेंट जिन्होंने हमको गैनोडर्मा से रिलेटेड 3 बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं। अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो ना हम सिर्फ हेल्दी रहेंगे, बल्कि इससे जो आपका बिजनेस होगा वो भी थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि जो लोग इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे, जब उनके बेनिफिट वो समझ पाएंगे, उनको फील होगा, वो फील कर पाएंगे, यूज करने के बाद उनको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, तो लगातार ये प्रोडक्ट परचेस करते रहेंगे, और आपका एक स्टेबल पीवी, स्टेबल बिजनेस भी आपके पास आता रहेगा। क्लियर है? तो चलिए, आज मैंने आपके बीच ये जो गैनोडर्मा का सेशन किया, क्या आपके लिए हेल्पफुल था? क्या आपको ये सेशन पसंद आया? क्या आपको इससे नियर फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है? तो आप प्लीज एक बार यस लिखिए। तो चलिए, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, और स्पेशल जो ये 3 प्रोडक्ट है, आप प्लीज इन प्रोडक्ट को भी प्रमोट कीजिए। जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, तो ना सिर्फ उनके हेल्थ के लिए बढ़िया है, बल्कि साथ ही साथ आपको एक अच्छा बिजनेस, स्टेबल बिजनेस भी इससे मिल सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके पूरा बेनिफिट लेंगे, और जब आपको बेनिफिट ये समझ में आ जाएंगे तो इसको आप दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि वेस्टीज में हम क्या बोलते हैं, यूज शेयर एंड बिल्ड। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, और जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए लोगों के साथ, और अपना टीम बिल्ड कीजिए। ठीक है, तो चलिए, इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो एट लास्ट में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पूरे शिद्दत के साथ इस मेरे सेशन को सुना, इसको पसंद किया,
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग हमेशा आपकी सफलता की कामना करते हैं, आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफल हो, क्योंकि वेस्टीज का मानना है आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। सो एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, गुड मॉर्निंग।